Assalamu alaikum students, welcome back to another video lecture of the subject business law, and I am your course instructor Waqas Ahmed from University of Southern Punjab, Multan. In our previous video lecture we learned about the Contract Act 1872, definitions, their essential elements, free consent and their essential elements, and effect about the free consent of the parties, and we will also discuss some of the important agreements which are declared to be void in this Contract Act 1872. Now we are moving forward to our next important topic is the contingent contract. क्या होते हैं contingent contract, जिसको section 31 में define और बताया गया है. A contingent contract is a contract to do or not to do something if some event or collateral to such contract does or does not happen. इसका मतलब ये है कि contingent contract एक ऐसे contract होते हैं जो किसी शर्त के ऊपर मशरूत होते हैं, कोई किसी uncertain happening और non happening event के ऊपर मशरूत होते हैं. This type of contract is known as the contract contingent contract. For example, a contract to pay B 1 lakh rupees if B's house is burned down. A B को 1 लाख रुपया देगा अगर B का हाउस जल जाता है तो. This is a contingent contract based on the event of the house burning down. अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस करता है घर के जलने के ऊपर. अब वो घर अगर ना जले उसको कभी भी 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, और अगर घर बाय चांस जल जाए तो फिर उसको 1 लाख रुपए उसके एवज में मिलेंगे. कॉन्ट्रैक्ट ए को पूरा करना ही पड़ेगा हर हाल के अंदर. इस पे सेक्शन 32 क्या कहलाता है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग. कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप किसी इवेंट के हैपनिंग होने के ऊपर कोई बात रखें, कोई कंडीशन रखें, कोई शर्त रखें, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी दैट ही सेड दैट अ शिप विच इज़ फ्लोट इन द रिवर के समंदर में, जहाज़ में जो भी शिप फ्लोट कर रहा है, और अगर वो कल दोपहर 12 बजे तक वो आ जाए तो उसको 1 लाख रुपया देगा, और अगर वो कल दोपहर 12 बजे तक ना आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसको नहीं मिलेगा. तो इस टाइप ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट के ऊपर क्या कहलाता है? ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. इफ़ द शिप अराइव्स द कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम इन्फोर्सेबल, इफ़ नॉट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. अगर शिप वक्त पे आ जाता है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, अगर वो नहीं आता तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं कहलाएगा. तो सेक्शन 33 अभी सवाल से क्या क्या कहलाता है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. अब ऐसे कोई इवेंट जिस पे नॉट हैपनिंग के ऊपर कोई भी कंडीशन लगाई गई हो, कोई शर्त लगाई गई हो कि अगर कोई एक ऐसा अनसर्टेन इवेंट जो नॉट हैपनिंग के ऊपर हो, बेस करता हो, वो कहलाता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अपॉन द नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इफ़ अगर आज बारिश ना हुई तो वो उसको 1 लाख रुपए देगा, लेकिन आज बारिश बादलों की वजह से हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा. लेकिन आज के दिन बादलों के होते हुए भी अगर बारिश ना हुई तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा हर हाल में, तो उसको 1 लाख रुपए ए को बी को देना ही पड़ेगा हर हाल में. तो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. Contingent contract based upon the non-happening of an event can be enforced when the event becomes impossible. नामुमकिन इवेंट हो जाए. For example, A agrees to pay B if a certain train does not arrive. If the train is permanently cancelled, the contract becomes enforceable. A B से एग्रीमेंट करता है कि अगर आज शाम 6 बजे की ट्रेन आ गई, वो उसको 1 लाख रुपए देगा या 10,000 रुपये देगा, लेकिन ट्रेन परमानेंटली कैंसिल हो जाती है. इस तरह कोई फ़्लाइट है, ए बी से कोई शर्त लगाता है कि आज इसकी 5 बजे की फ़्लाइट अगर आ जाए, वक्त पर 5 बजे आ जाए, तो फिर वो उसको पैसे अदा करेगा, या ना आई फ़्लाइट इस पर अदा करेगा तो फ़्लाइट उसकी कैंसिल हो जाती है मौसम की तब्दीली की वजह से. तो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड और बेस्ड अपॉन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. Now we can move forward to our section 34, which says that when an event on which a contract is contingent to be deemed to be impossible if it is the future conduct of the living person, if a contract depends upon a person doing something in future and they do something that makes it impossible to fulfill, the event treated as impossible. बहुत ही अहम सेक्शन है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि अगर बिटवीन द पार्टीज़ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का हो, एक एग्रीमेंट इस तरह का हो कि वो नामुमकिन हो जाए किसी भी तरीके से.
कभी ज़िंदगी में वो इवेंट हो ही ना सकता हो, तो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट या शर्त इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। और अगर बिकम्स वाइड हो जाए तो वो फिर वो हमेशा के लिए वाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू पे बी इफ़ सी मैरीज डी। ए बी के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि वो सी मैरी करे, शादी करे डी के साथ। अब आफ्टरवर्ड डी शादी कर लेता है किसी और के साथ, डी मैरिज समवन एल्स, द इवेंट डीम्स इम्पॉसिबल, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अब ये तो इवेंट इम्पॉसिबल है कि अब दोबारा डी उससे तलाक ले या उसका हस्बैंड की डेथ हो, वो दोबारा सी से शादी करे, तो वही कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा। अदरवाइज वो हमेशा के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है। Similarly, we'll discuss another section of section 35, which says that the contingent contract to do or not to do anything if impossible event happens are void. If the contract is contingent on an impossible event, it is a void even if the parties are unaware of the impossibility. For example, A contracts to B, if the sun rises in the west, the contract is void. बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, किसी भी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई एक ऐसा अनसर्टेन इवेंट जो पार्टीज़ को भी ना पता हो कि ये इम्पॉसिबल होगा और वो ऐसी शर्त पे रख दे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वाइड होगा। अब जैसे कि मिसाल दी गई, सूरज आपको पता है मशरिक से निकलता है हमेशा, लेकिन अगर वो ए बी से साथ शर्त रखता है कि भाई सूरज आज मगरिब से निकलेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड। ये ना कभी हो सकता है ना कभी होगा। तो इस किस्म के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएंगे। ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। जिसमें नेचुरल ट्रूथ शामिल हो जाए तो वो कभी भी आपको पता इवेंट नहीं होगा। सेक्शन 36 की तरफ हम बढ़ते हैं। एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड रीइंफोर्स सेक्शन 33, नो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी वैलिड इफ द कॉन्टीजेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर इवेंट शुरू से ही इम्पॉसिबल हो तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाइड होंगे। मिसाल के तौर पे ए बी के साथ कोई एक शर्त लगाता है। वो शर्त क्या लगाता है कि अगर आप मुझे हवा में उड़ के दिखाओगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ये इवेंट शुरू से इम्पॉसिबल है। नो वन कैन फ्लाई इन द स्काई। हवा में कोई भी नहीं उड़ सकता है, कोई भी इंसान, बशर्ते कि कोई उसके साथ मशीनरी कोई हेल्प ना कर रही हो, उसकी कोई ऐसा गैजेट यूज़ ना करे कि जिससे वो उड़ सके, या कोई ऐसा एरोप्लेन या कोई भी ऐसी और चीज़ व्हीकल यूज़ करे जिससे वो हवा में ट्रैवल कर सके। तो इसके अलावा पर्सनली इंडिविजुअली किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है कि वो स्काई में उड़ सके, हवा में उड़ सके। तो इस किस्म के कॉन्टैक्ट करना जो कि फिजिकली शुरू से इम्पॉसिबल हो, ये बिकम्स वाइड है। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल भी इसकी लेते हैं। ए बी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करता है कि आप मुझे सूरज के ऊपर जाकर दिखाओ। ये आप सबको पता है कि सूरज एक बहुत ज़्यादा ही सियारा ऐसा होता है, बहुत गर्म होता है, उस तक आज तक कभी कोई भी शख्स नहीं पहुंचा, ना कोई जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉसिबल इवेंट है। आज तक कोई व्हीकल, कोई रॉकेट, कोई ऐसी चीज़ भी सूरज के करीब तक नहीं जा सकी जो उसकी गर्मी को या उसकी तपिश को बर्दाश्त कर सके। तो कोई एक ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट हो, जो शुरू से इनिशियली वाइड हो, ये कहलाते हैं इम्पॉसिबल कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो बिकम्स अ वाइड बिटवीन द पार्टी, जो शुरू से ही नल एंड वाइड है। तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट समझ में आया होगा। अब हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेक्शन 37 की जानिब, जो कि डिस्कस करता है ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारी, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अब एक पार्टीज़ की क्या क्या जिम्मेदारी और लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चला जाऊँ, ये जो हमारा पोर्शन और एक पार्ट है, इसको डील करता है सेक्शन 37 से लेके 50 तक। ये 13 सेक्शन हमें पार्टीज़ की ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़, उनकी जो क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करता है कि किसी एक इवेंट के ऊपर किसी एक पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको किस हद तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और किस हद तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना। तो सबसे पहले इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं। द पार्टीज मस्ट आइदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस अनलेस एग्जीक्यूट अंडर द लॉ। तो सबसे पहले स्टूडेंट, जो भी पार्टीज़ एग्रीमेंट कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म करना है हर हाल के अंदर। अगर दोनों ही अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी मुकम्मल नहीं होगा, अकम्प्लिश नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टन डे। ए शख्स है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो सर्टन ख़ास दिन के अंदर वो गुड्स को डिलीवर करेगा। ए मस्ट डिलीवर्स दैम अनलेस बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट और रिलीज ए फ्रॉम द ओब्लिगेशन। अब
ए उस बी को तब तक गुड्स डिलीवर करेगा जब तक बी लेने से इनकार ना कर दे या वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दे। उसकी जिम्मेदारी होगी वो हर हाल में गुड्स को डिलीवर करेगा ही करेगा, ये उसकी ओब्लिगेशन है, ये उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जब तक उसको बी की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आ जाती कि आज आप ऑर्डर को मत भेजें या आज आप गुड्स को डिलीवर ना करें या आज आप गुड्स को या कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट ना करें, तो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होगी। जब बी की कॉल आ जाए कि आप गुड्स को डिलीवर ना करें, फिर ए अपनी ओब्लिगेशन से बरियोजिमा है, फिर ए उस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद है, फिर उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई वायलेशन नहीं बनती क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। उसको बी की तरफ से जो हिदायत मिली उसने उसको अमल दरामद फ़ौरन कर दिया। सिमिलरली सेक्शन 38 में इफेक्ट बताया गया ऑफ रिफ्यूजल ऑफ एक्सेप्ट ऑफ ऑफर द परफॉर्मेंस। अगर कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से एक्सेप्ट नहीं करती, मना कर देती है कि मैं इसको परफॉर्म ही नहीं कर रहा, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, बाद में इनकार हो गया। If one party offers to perform and other party refuses to without justification, the offer is discharged from the obligation. एक शख्स ने ऑफ़र दी और दूसरे शख्स ने उसको बगैर किसी जस्टिफिकेशन के इनकार कर दिया, तो अब आपको पता है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए ऑफर्स टू डिलीवर गुड्स बट बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैम। ए ने ऑफ़र की कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करता हूँ, बी ने उसको इनकार कर दिया। ए इज़ लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब ए के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले पूछ चुका था और वो इनकार कर चुका था। वो बाद में उसको डिलीवर करने का पाबंद बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। अब सेक्शन 39 क्या कहता है स्टूडेंट? इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस होली और इफ वन पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म देयर एंटायर प्रॉमिस द अदर पार्टी में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बड़ी एक अहम बात है कि अगर ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अगर बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद बी उसको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देता है या उसके एक पार्ट को मना कर देता है, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है ना कि आधा परफॉर्म कर दो या आधा रहने दो। फ़र्ज़ करें ए ने बी को कहा था 100 LEDs आप मुझे डिलीवर करोगे, लेकिन वो 50 LED डिलीवर करने को कहता है बाद में, हालांकि वो 100 पूरी तैयार किए बैठा होता है, ट्रक में लोड भी करवा देता है। अब उसकी मेहनत लग गई, लेबर भी लग गई, तो इस हालात में कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा? वो कहलाएगा द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बी के पास जब ये राइट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को किसी वक्त टर्मिनेट कर सकता है, वो इनकार कर सकता है कि मैं आपको 50 भी डिलीवर नहीं करूँगा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पेंट बीज हाउस एंड रिफ्यूजेस आफ्टर स्टार्टिंग। तो ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि आप उसका हाउस पेंट करोगे, लेकिन स्टार्ट करते वक्त ही वो उसको इनकार कर देता है। बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, बी पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर सकता है, उसके पास राइट मौजूद है। अब सेक्शन 40 क्या कहता है? पर्सन बाय होम द प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड इफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल इट मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रॉमिसर, अदरवाइज इट बिकम परफॉर्म बाय एन एजेंट। ये एक बड़ी अहम बात है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर कोई एक शख्स का कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ होता है और उसकी पर्सनल स्किल्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो याद रखिएगा पर्सनल स्किल्स, तो पर्सनल स्किल के ऊपर उसी शख्स की जिम्मेदारी बनेगी जो इसका महारत रखता होगा, जो इसके अंदर माहिर होगा ये काम करने का। जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, एक पेंटर, आपको पता है एक पेंटर ही सबसे पहले पेंट करता है, उसके पास बड़ी अच्छी स्किल होती है, वो एक स्केच तैयार करता है किसी भी शख्स का हवाले से। अब ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि मैं आपकी ना पूरी पेंटिंग बनाऊंगा, आपका एक ख़ास किस्म का पोज लेकर या एक शाही पोशाक आपने पहने होगी, इसके मुताबिक आपका एक पूरा स्केच तैयार करूंगा एक उसके ऊपर, उसके पेपर के ऊपर। तो फिर उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मामलात हो गए। बाद में वो कहता है जी मैं आपको अपना शागिर्द भेजता हूँ ताकि आप इसको अपना स्केच बनवा लें। अब शागिर्द की पर्सनल स्किल्स के बारे में ए को नहीं पता वो किस तरह का स्किल्स है या नहीं है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर सकता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिया था, इसको परफॉर्म आपने करना था, मैंने आपकी स्किल्स को देखते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है, ना कि आपके शागिर्द की स्किल्स को देखते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो इस किस्म के भी कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स क्या हो जाएंगे? वॉइड एंड कैन बी कैंसल एनी टाइम बाय एनी पार्टी। कोई भी पार्टी इसको मौके पे कैंसिल उसी वक्त भी कर सकती है। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में आगे फर्दर इस कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।